सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीएचयू का पेपर। इससे पहले एक क्लास में लगाई थी मैंने, जिसमें मैंने बीएचयू का एक पेपर सॉल्व करवाया था। आज ही बीएचयू पेपर ओल्ड सीरीज पेपर सॉल्व की दूसरी क्लास है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और न्यू स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी ओल्ड पेपर सीरीज है उसके सभी के पेपर का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। आप चाहे जेड के स्टूडेंट हो, बीएचयू के हो, आईसीआर के हो, पीएटी के हो या सीजीपीएटी के हो, किसी के भी हो, सब में इसी प्रकार के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखना, पीछे अभी जो मैंने जेड का पेपर सोल्व करवाया था उसी में से एक दो क्वेश्चन मैं अभी इसके अंदर दिखाऊंगा आपको कि जेड में आए हुए सवाल देखो कैसे किस प्रकार से पीएटी और बीएचयू में आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको समझाऊंगा, कम समय में ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहना, लास्ट तक पूरी क्लास अटेंड करना। मैं कहता हूं, मेरा यकीन मानिए आपको जरूर फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इन डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन सीडलिंग बिकम्स रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन। क्वेश्चन क्या पूछा है? धान उगाने की डेपोक विधि में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है। यानी कि डेपोक विधि से अगर हम पौध तैयार करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे, 19 दिन लगेंगे या 12 दिन लगेंगे? जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए 1, 2, 3 या 4। जिसने जवाब दिया है 12 दिन बिल्कुल सही जवाब है। जो धान उगाने की डेपोक विधि है उसमें 12 दिनों के अंदर क्या हो जाती है? पौध तैयार हो जाती है। तो ध्यान रखना, 12 दिनों में पौध तैयार किस में हो जाती है? डेपोक मेथड में तैयार हो जाती है। अगला सवाल है हमारा। क्वेश्चन देखिए क्या है अगला सवाल। द मेज प्रोटीन इज कॉल्ड, यानी कि जो मक्के की प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं? मक्का की प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन, जीन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन या लाइसिन? बताइए जल्दी से क्या होगा जवाब। मक्के की प्रोटीन क्या कहलाएगी? ग्लूटीन, जीन, एल्ब्यूमिन या लाइसिन? प्रत्येक सवाल के लिए आपको 3 सेकंड 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। ये समझ लीजिए कि अभी आप बीएचयू का पेपर ही दे रहे हैं। इस प्रकार से समझ लीजिए कि बीएचयू का पेपर ही दे रहे हैं। तो बिल्कुल सीरियस तरीके से अपनी तैयारी को जांचने का बहुत अच्छा मौका है आपके पास। मक्के की प्रोटीन, जिसने जवाब दिया है जीन प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मक्के की प्रोटीन क्या कहलाती है? जीन प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा। 1 क्यूसेक जल किसके बराबर होता है? 1 क्यूसेक जल किसके बराबर होता है? 1 क्यूसेक ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट ऑफ 3000 लीटर एलपीएम या 1220 एलपीएम, 1940 एलपीएम या 1780 एलपीएम? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। 1 क्यूसेक ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू, या फिर 1 क्यूसेक जल किसके बराबर होता है? जिसने 1780 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। वैसे तो इसका थोड़ा डाटा चेंज है, लेकिन 1780 दिया गया है यहाँ ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब है 1780 लीटर पर मिनट। अगला सवाल है हमारा। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो। द बोटेनिकल नेम ऑफ मार्कोनी वीट, क्या पूछा है? मार्कोनी वीट का बोटेनिकल नेम पूछा है। देखिए हिंदी में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए टिटिकम डाइकोकम, ऑप्शन बी टिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन सी टिटिकम मोनोकोकम और ऑप्शन डी टिटिकम ड्यूरम? बताइए जल्दी से इसका क्या जवाब होगा। मार्कोनी गेहूं को किस नाम से जाना जाता है? मार्कोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? चौथा जवाब बिल्कुल सही जवाब है टिटिकम ड्यूरम। मार्कोनी गेहूं को टिटिकम ड्यूरम के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? कपास के रेशे की परिपक्वता किसके द्वारा नापी जाती है? द मैच्योरिटी ऑफ फाइबर इन कॉटन इज जज्ड बाय। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी एरिलोमीटर और ऑप्शन डी बैरोमीटर? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। कपास के रेशे की परिपक्वता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, एरिलोमीटर या बैरोमीटर? कपास के रेशे की परिपक्वता हाइड्रोमीटर, जिसने जवाब दिया है एरिलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। एरिलोमीटर से हम क्या करते हैं? कपास का जो फाइबर होता है उसकी मैच्योरिटी को देखते हैं या कपास के रेशे की परिपक्वता को देखते हैं। और जो हाइड्रोमीटर होता है वो क्या करता है? आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करता है। एनीमोमीटर विंड स्पीड यानी कि वायु की गति को करता है। और बैरोमीटर मूल दाब यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करता है। अगला सवाल है हमारा। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनको बता दूं कि बीएचयू का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है यहाँ पर।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो कल हम पेपर सॉल्व करवाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम ICR का भी सॉल्व करवाएंगे, PAT का भी सॉल्व करवाएंगे, जेट का भी करवाएंगे, सभी पेपर सॉल्व करवाएंगे हम। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, ट्रिटिकल इज ए क्रॉस बिटवीन, बताइए जल्दी से, ट्रिटिकल किस किस के मध्य में क्रॉस करवाया गया था। ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी जौ और राई, ऑप्शन सी गेहूं और राई और ऑप्शन डी गेहूं और जई। बताइए A, B, C या D। ये सवाल, ये जो सारे सवाल मैं पूछ रहा हूँ मैंने टेस्ट सीरीज में सॉल्व करवाए हैं, आपसे करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, बताइए जल्दी से। लाइव चैट बॉक्स में लिखिए हाँ सर करवाए हैं या नहीं सर करवाए हैं, लाइव चैट बॉक्स में लिखिए। और ये भी लिखना क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में बताना कि आपको टेस्ट सीरीज से फायदा होता है या नहीं होता है। तो ट्रिटिकल क्रॉस किसका होगा, ट्रिटिकल क्रॉस होगा गेहूं इंटू राई का, गेहूं इंटू राई का, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं और राई के संकरण से ट्रिटिकल को विकसित किया गया था। ट्रिटिकल क्या होता है, एक मैन मेड फसल है, मानव निर्मित धान है, जिसको हम ट्रिटिकल के नाम से जानते हैं। रिम्पाउ नामक वैज्ञानिक ने कहाँ पर विकसित किया था, स्वीडन देश में विकसित किया था। अगला सवाल है, देखो क्या सवाल है, द स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इज, वापस सुनिए, द स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इज, सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए अत्यधिक प्रभावशाली रसायन है। पोटेशियम नाइट्रेट, एथिलीन, जिब्रेलिन या कुमेरिन। बताइए जल्दी से। सुषुप्ता अवस्था का मतलब ये होता है बीज की ऐसी अवस्था जब वो अंकुरण नहीं होता है। तो अंकुरण नहीं होता तो उसको एक दवाई दी जाएगी, उस दवाई के बाद में क्या होगा, वो अंकुरित हो जाएगा। तो वो केमिकल पूछा है आपसे, पोटेशियम नाइट्रेट, एथिलीन, जिब्रेलिन या कुमेरिन। वैसे तो ये तीनों ही चारों ही होते हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा होता है, जो प्रभावशाली बिल्कुल तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। जिसने पोटेशियम नाइट्रेट जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पोटेशियम नाइट्रेट से क्या करते हैं हम, बीजों की सुषुप्ता अवस्था को प्रभावशाली ढंग से तोड़ लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेहूं की फसल में फेलेरिस माइनस खरपतवारनाशी को किससे नियंत्रित किया जा सकता है। फेलेरिस माइनर वीड इन व्हीट क्रॉप इज कंट्रोल्ड बाय। फेलेरिस माइनर क्या है, फेलेरिस माइनर को हम हिंदी में बोलते हैं गेहूंसा या गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो गेहूं की फसल में फेलेरिस माइनर खरपतवारनाशी को नियंत्रित करना है, कौन सी दवाई डालेंगे, एलाक्लोर, सीमाजीन, आइसोप्रोट्यूरान या एट्राजीन। बताइए जल्दी से, एलाक्लोर, सीमाजीन, आइसोप्रोट्यूरान या एट्राजीन। जिसने जवाब दिया है आइसोप्रोट्यूरान, तीसरा जवाब बिल्कुल सही जवाब है आइसोप्रोट्यूरान। तो गेहूं की फसल में फेलेरिस माइनर खरपतवारनाशी की क्या करेंगे, आइसोप्रोट्यूरान को डालेंगे। हालांकि बैन हो चुका है ये, लेकिन हम किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, चक्रावधि में मक्का, आलू, जौ, मूंग में फसल चक्र होगा। क्या पूछा है, चक्रावधि में मक्का, आलू, जौ और मूंग में फसल चक्र होगा। ऑप्शन है 300%, 400%, 500% या 150%। इसका जवाब देखो, इसका जवाब कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। ये इस प्रकार का ये एक सवाल है, इसको रटना नहीं है आपको। इसमें ये होता है कि देखो ऊपर दी गई है फसल चक्र, ऊपर फसलें दी गई है और इनकी फसल चक्र का गहनता निकालनी, तो इसका एक सूत्र होता है जिसमें ऐसा होता है, ऊपर लिखी जाती है फसलों की संख्या, नीचे लिखी जाती है वर्षों की संख्या और उसको इंटू 100 किया जाता है। तो फसलों की संख्या बटावा वर्षों की संख्या इंटू 100 करेंगे तो हमारे ये वाला 150 वाला जवाब सही आएगा। ठीक है, अगला सवाल है इस प्रकार, इसकी एक अलग से क्लास लगाएंगे हम। वैसे इस प्रकार के सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आ भी सकता है। तो इसकी अलग से हम एक क्लास लगाएंगे, उसमें हम बोर्ड पर इसको डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है हमारा, देखो क्या है सवाल, निम्न में से, इंग्लिश में भी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर मोर वाटर। निम्न में से कौन सी फसल अधिक पानी चाहती है, अधिक पानी चाहती है। ऑप्शन है धान, मक्का, गन्ना या कपास। बताइए जल्दी से, धान, मक्का, गन्ना या कपास। यहाँ पर अधिक चाहने वाली पूछा गया है, बताइए जल्दी से। जिसका जवाब धान है उनका जवाब गलत है, पेडी या धान नहीं होता है। पेडी या धान का जो लाइफ साइकिल होता है वो कम होता है, परंतु जो गन्ना होता है उसका लाइफ साइकिल ज़्यादा होता है। तो वो मात्रा उसकी भले ही एक दिन में कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर लंबे समय तक देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो पानी कंज्यूम करता है वो गन्ना करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गन्ने को पानी की आवश्यकता होती है। और जब ये सवाल पूछेगा वो आपसे, तब आपको 100% श्योर वो आपको गन्ने के साथ धान देगा ही देगा। तो प्रतिदिन के हिसाब से अगर पूछा जाए तो प्रतिदिन के हिसाब से तो जो सबसे ज़्यादा पानी चाहता है वो गन्ने को चाहता है, लेकिन इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है। और जो गन्ना होता है उसको प्रतिदिन के हिसाब से तो गन्ने के बाद में क्या चाहिए, धान के बाद में गन्ने को ही चाहिए, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, लंबी होती है, इसीलिए इसको ज़्यादा पानी चाहिए। अगला सवाल है हमारा, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा। बिल्कुल मेरा सवाल बताया हुआ है आपको, पूछा हुआ है आपसे,
बिल्कुल टेस्ट सीरीज में बताया हुआ सवाल है, प्लीज़ इसको सही बताना है आपको। हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज, और ये का ये सवाल कल जब मैंने बीएचयू का पेपर सॉल्व करवाया था सुबह वाली क्लास में, तो उसमें भी ये सवाल था कि धान में चावल का प्रतिशत होता है। तो पेपर सॉल्व कर लीजिए, कम से कम 4 से लेकर 6 से 7 सवाल वापस इसमें से ही रिपीटेड होंगे। तो धान में क्या है, धान में चावल का प्रतिशत, और ये खुद आप ऑब्जर्व कर लेना, आप खुद देख लेना किस प्रकार से रिपीटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो धान में जो चावल का प्रतिशत होता है वो 65% होता है, यानी कि जो धान होता है उसमें 65% चावल और बाकी बचा हुआ जो 25% हिस्सा 35% हिस्सा होता है वो होता है उसके छिलके का। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला सवाल है हमारा, देखो क्या है, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा है, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज पूछा है। ऑप्शन ए 15 से 20 किलोग्राम, जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, सॉरी हिंदी के, उनको बता दूं, संकर मक्का की बीज दर यहाँ पर पूछी गई है। संकर मक्का हाइब्रिड मेज 15 से 20, 20 से 25, 35 से 40 या 40 से 45। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। हाइब्रिड सीड रेट होगी, हाइब्रिड सीड रेट बतानी है आपको, हाइब्रिड मेज की सीड रेट। जिसने जवाब दिया है 20 से 25 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो हाइब्रिड मेज की सीड रेट होती है वो होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और 1 हेक्टर में मैंने आपको डाटा बताया था, 1 हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं या 2.47 एकड़ होते हैं। अगर बीघा में पूछा जाता है तो बीघा में आपका हो जाएगा 6.5 बीघा। अगला सवाल है, देखो मैं ऐसे ही नॉलेजेबल क्लासेस लेता हूँ। न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सवाल है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन पोटैटो। क्या पूछा है कि आलू की सिंचाई में सबसे नाजुक अवस्था कौन सी होगी। सिंचाई की सबसे नाजुक अवस्था पूछी है, इसको हम क्रांतिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब बताना है आपको, ट्यूबर बनने समय या 25% ट्यूबर बन जाए उसके बाद में, या स्टोलम बनने समय या 50% ट्यूबर बन जाए उसके बाद में। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। इंग्लिश में भी ऑप्शन यही रहेंगे, ट्यूबर, स्टोलम। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है ट्यूबर बनने पर, बिल्कुल सही जवाब है। जैसे ही आलू में ट्यूबर बनना चालू हो जाता है उस समय आलू का जो पौधा है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सिंचाई जल की रिक्वायरमेंट होती है। आलू, और आलू को हम क्या बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, देखिए क्या है अगला सवाल, फोलिडी। फोलिडी इज द सीरियस डिजीज ऑफ सीसेमम कोज्ड बाय। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, फोलिडी इज ए सीरियस डिजीज ऑफ सीसेम कोज्ड बाय, या फोलिडी तिल की भयंकर बीमारी है जो किसके कारण होती है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी एमएलओ और ऑप्शन डी विषाणु। बताइए जल्दी से, जीवाणु, कवक, एमएलओ या विषाणु, किससे होगी, किससे होगी बताइए जल्दी से। जिसने एमएलओ जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। एमएलओ को हम और क्या बोलते हैं, एमएलओ को हम माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और एमएलओ तीनों एक ही चीज़ है। जैसे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तीनों एक ही चीज़ है, वैसे माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और एमएलओज एक ही चीज़ है। अगला सवाल है हमारा, देखिए क्या सवाल है। सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है, फर्स्ट वेराइटी ऑफ मस्टर्ड डेवलप्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी बाय सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज, यानी कि सोमेटिक संकरीकरण से बायोतकनीक द्वारा विकसित सरसों की प्रथम संकर किस्म है। बतानी है जल्दी से। ऑप्शन ए पूसा जय किसान, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी पूसा कल्याणी और ऑप्शन डी M18। बताइए जल्दी से, पूसा जय किसान, किसान, पूसा कल्याणी या M18। जिसने जवाब दिया है पूसा जय किसान, बिल्कुल सही जवाब है। और पूसा जय किसान का अगर दूसरा नाम पूछ लिया जाए आपसे तो इसको बायो 902 के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, बायो 902 के नाम से भी जाना जाता है। और देखो यहाँ पर दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी से आप समझ सकते हो बायो 902। और बायो 902 किसकी किस्म है, बायो 902 सोमेटिक संकरीकरण द्वारा विकसित किसकी किस्म है, सरसों की किस्म है। अगला सवाल है, देखो क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। द मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ गार्डन इज, क्वेश्चन पूछा है इसने कि बगीचे की सबसे प्राचीनतम विधि है। द मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ गार्डन इज, या बगीचे की सबसे प्राचीनतम विधि है। तैरते हुए बाग, मुगल बाग, जापानी बाग या गृहवाटिका। बताइए जल्दी से,
तैरते हुए बाग, मुगल बाग, जापानी बाग या गृहवाटिका? फिर बताऊंगा आपको मैं। जिसने गृहवाटिका या किचन गार्डन जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो उस समय सबसे पहले जो मनुष्य था उसने घर के आंगन में पौधे लगाना स्टार्ट किया था। क्या किया था? घर के आंगन में पौधे लगाना स्टार्ट किया। तो गृहवाटिका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अब गृहवाटिका जानते हो आप, घर के आसपास पड़ी खाली जमीन में अपने परिवार की आवश्यकताओं की, सब्जियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फल और सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है? गृहवाटिका कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए, पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू, या फिर मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? ये सवाल इसलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि मिर्च का जो तीखापन होता है और मिर्च का जो लाल रंग होता है वो लगभग जो तत्व होता है उनका नाम मिलता जुलता है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। अब बताऊंगा कौन सा होता है, पहले आप बताइए। पंजेंसी किसके कारण होगी या तीखापन किसके कारण होगा? ग्लाइकोप्रोटीन, कैप्सेथीन, कैप्सिसिन या कुकुरबिटेसिन? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? क्या दे पाएंगे आप? मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? जिसने जवाब दिया है कैप्सेसिन, बिल्कुल सही जवाब है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। अगर मिर्च का लाल रंग पूछ ले तो मिर्च का लाल रंग किसके कारण होगा? कैप्सेथीन के कारण होगा। किसके कारण होगा? कैप्सेथीन के कारण होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब आप याद कैसे करोगे? कैप्सेथीन और कैप्सेसिन दोनों तो एक ही जैसे वर्ड हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो, जैसे ही आप मिर्च खाओगे आपको तीखापन लगेगा और आप सी करोगे, सी करोगे ना, मुंह जलता है जब सी की आवाज़ आती है कि नहीं? तो सी किस में है? इसमें तो थी है, इसमें है सी। तो ऐसे याद कर लेना, मिर्ची खाती सी की आवाज़ आती है, सी की आवाज़ आती है तो कैप्सेसिन हो जाएगा। सी की आवाज़ आती है मिर्ची खाते ही, इसलिए विटामिन सी पाया जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रख लेना। जैसे ही मिर्ची खाई उसमें विटामिन सी था, इसलिए आपके मुंह से क्या निकला? विटामिन सी, और सी निकला आपके मुंह से। और आपने सी की आवाज़ क्यों करी? क्योंकि उसमें सीन था, इसलिए आपने सी की आवाज़ करी। तो कैसे भी याद करो, हमें याद होना चाहिए, चाहे हम फनी बनाएं, चाहे हम मजाक में बनाएं, कैसे ही बनाएं, हमें सिर्फ और सिर्फ उस ट्रिक को याद करनी है जिससे हमें क्या हो? पेपर देने में आसानी हो। ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ टोमेटो इज, यानी टमाटर का मूल उत्पत्ति स्थान है। मूल उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। पेरू और मेक्सिको, मेडिटेरियन वर्ग, भारत और चीन? बताइए जल्दी से। चीन का तो नाम ही मतलब, कोरोना भेज दिया इसने। टमाटर का मूल उत्पत्ति स्थान पेरू और अमेरिका। क्या होगा इसका जवाब? पेरू और अमेरिका। पेरू अमेरिका क्या माना जाता है? टमाटर का मूल उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब उत्पत्ति स्थान से मतलब ये होता है कि टमाटर का पौधा भले ही कहीं उगा हुआ हो, लेकिन इसको सबसे पहले जो नोटिस किया गया था, इसको ऑब्जर्व किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? वो किया गया था सबसे पहले इसको पेरू या अमेरिका में, इसीलिए वो स्थान इसका उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, देखिए थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा टफ भी है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। एंथेसिस इन ओकरा टेक्स प्लेस फ्रॉम, पूछा गया है कि भिंडी में परागकण स्फुटन होता है। परागकण स्फुटन का मतलब है भिंडी में जो परागण की क्रिया होती है वो कब होती है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है 5 से 7, सुबह 5 से 7 बजे होती है, या ऑप्शन बी है 8 से 10 बजे होती है, या ऑप्शन हमारा तीसरा है 3 से 5 बजे शाम को होती है, या 5 से 7 बजे शाम को होती है। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 8 से 10 बजे प्रातः, बिल्कुल सही जवाब है। जो भिंडी में परागण की क्रिया होती है या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कब होता है? वो होता है सुबह 8 से 10 बजे, क्योंकि उस समय क्या रहता है? ठंडा और शांत माहौल रहता है, हवाएं भी तेज नहीं चलती हैं, इसी कारण क्या होता है इस समय इसमें पराग स्फुटन होता है। वैसे ठंडा मौसम और हवाएं तेज चलना इसका मेन रीज़न नहीं है, कुछ और रीजन्स भी होते हैं, लेकिन आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो। अगला सवाल है, देखो क्या है। अगला सवाल पूछा गया है, विच वन इज मोनोकोट वेजिटेबल? विच वन इज मोनोकोट वेजिटेबल, या निम्न में से एक बीजपत्री सब्जी कौन सी है? एक बीजपत्री को हम मोनोकोट कहते हैं। तो गाजर, सौंफ, परवल या बंडा? बताइए जल्दी से। बंडा को बोलते हैं कोलोकेशिया। निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री सब्जी है?
जिसने जवाब दिया है सौंफ, बिल्कुल सही जवाब है। जो सौंफ होता है वो क्या होता है, एक बीजपत्री सब्जी के नाम से जाना जाता है, या एक बीजपत्री होता है। एक बीजपत्री, दो बीजपत्री क्या होते हैं, ऐसे बीज जिनको विभाजित करने पर वो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, वो द्विबीजपत्री कहलाते हैं। तो ऐसे कुछ उसमें और भी रीजंस होते हैं, कभी कभी कोई बीज विभाजित भी नहीं होता है, फिर भी उसको दो बीजपत्री में रख लिया जाता है, कुछ कारण होते हैं, वो कभी पढ़ेंगे हम तो बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप के लिए कौन सी फसल को उगाते हैं, ओकरा, पोटैटो, ओनियन या ब्रिंजल। हिंदी में देख लीजिए क्या है, देखो हिंदी में पूछा गया है निम्न में से कौन सा ट्रैप क्रॉप की तरह उगाया जाता है, भिंडी, आलू, प्याज या बैंगन। बताइए जल्दी से, भिंडी, आलू, प्याज या बैंगन कौन सा ट्रैप क्रॉप के लिए उगाया जाता है। मैं बता चुका हूँ ये सवाल आपको पहले भी। जिसने जवाब दिया है भिंडी, बिल्कुल सही जवाब है। जो भिंडी होता है उसको हम ट्रैप क्रॉप के लिए उगाते हैं। कैसे होते हैं ट्रैप क्रॉप, क्या होती है, देखो समझिए ध्यान से। सपोज दैट हमने क्या उगाया, हमने उगाया कपास की फसल, ठीक है। अब कपास की फसल हमने उगा दी खेत के अंदर उगा दी। अब उसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक एक या दो दो लाइन में हम क्या उगा देंगे, भिंडी की फसल उगा देंगे। भिंडी की फसल उगाने से क्या होगा, जो कपास की फसल पर जो कीट और रोगों का प्रकोप होगा वो कपास की फसल पर तो होगा नहीं, और कपास की फसल उससे बच जाएगी, और वो किस पर होगा, भिंडी की फसल पर ही रह जाएगा, क्योंकि बाढ़ से कवर तो उसने भिंडी ने कर रखा है, बाढ़ से फसल को कवर। तो ये इसकी ट्रैप क्रॉप कहलाती है। इसको जाल फसल या फंदा फसल के नाम से भी जानते हैं। तो मुख्य फसल बच जाएगी, और जो भिंडी की फसल है वो हमारी मेन फसल है नहीं, उसको तो हमने सिर्फ रोग और कीटों के नियंत्रण के लिए उगाया है, इसलिए हमने उसकी एक या दो ही लाइन उगाई है। तो भिंडी की फसल क्या है, ट्रैप क्रॉप के नाम से जानी जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है सेलेक्ट द वेराइटी ऑफ ब्रिंजल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज राउंड फ्रूटेड। इसने सवाल पूछा है कि गोल आकार के बैंगन की किस्म कौन सी है, या निम्नलिखित में से गोल आकार की बैंगन की किस्म का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए है पंत सम्राट, ऑप्शन बी है पंत ऋतुराज, ऑप्शन सी है पूसा पर्पल क्लस्टर, और ऑप्शन डी है हमारा पूसा क्रांति। बताना है आपको पंत सम्राट, पंत ऋतुराज, पूसा पर्पल क्लस्टर या पूसा क्रांति। जिसने पंत ऋतुराज जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो पंत ऋतुराज किस्म के जो फल होते हैं उनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, वो गोल आकार होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बैंगन में जो फल होते हैं वो दो आकार के होते हैं, एक तो लंबे बैंगन होते हैं और एक होता है गोल आकार के बैंगन। दो आकार के बैंगन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, इससे रिलेटेड एक बात बता दूं, हाल ही में जो बीटी बैंगन है उनमें महारत हासिल कर ली गई है, उसको और भी ज़्यादा विकसित कर लिया गया है। बीटी बैंगन को पहले ही था बीटी बैंगन तो, लेकिन अब उसको और भी ज़्यादा विकसित कर लिया गया है। ये अभी की करंट लेटेस्ट न्यूज़ है 4-5 दिन पहले की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीडलेस इन वाटरमेलन। सीडलेस इन वाटरमेलन टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन पूछा है तरबूज में बीजहीनता किसके कारण होती है। तरबूज में बीजहीनता किसके कारण होती है। ऑप्शन ए पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन बी ट्रिप्लॉइडी, ऑप्शन बी सी पार्थेनोजेनेसिस, और ऑप्शन डी भ्रूण विस्थापन। पार्थेनोकार्पी, ट्रिप्लॉइडी, पार्थेनोजेनेसिस या भ्रूण विस्थापन। बताइए जल्दी से इसका जवाब। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है पार्थेनोजेनेसिस बिल्कुल सही जवाब है। पार्थेनोजेनेसिस बिल्कुल सही जवाब। पार्थेनोजेनेसिस के कारण क्या होता है, बीज होता है, तरबूज में जो बीज होता है वो बीज नहीं बनता है, या बनता है तो बहुत कम मात्रा में बनता है, बहुत छोटा होता है। तो पूसा बेदाना अगर आपसे किस्म पूछ ले तो पूसा बेदाना किसकी किस्म है, तरबूज की है जिसमें बीज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो होता क्या है, जब आप BHU का पेपर दोगे तो वो कम से कम 2 सवाल आपसे BHU जो बनारस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, या जो वाराणसी है उससे रिलेटेड वो पूछेगा ही पूछेगा। कम से कम 1 या 2 सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा, हर पेपर में पूछता है वो। तो पिछले पेपर में उसने पूछा था कि सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वाराणसी में है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है वो, क्योंकि अभी लेटेस्ट का करंट बता रहा हूँ मैं आपको, लेटेस्ट करंट डाटा बताऊंगा मैं आपको। अभी हाल ही में महीने 1.5 महीने पहले उन्होंने एक किस्म विकसित की है, जब लॉकडाउन लगा था उससे थोड़े दिन पहले की बात है। उन्होंने भिंडी की एक किस्म विकसित की है और उस भिंडी का कलर है लाल।
कौन सा कलर है? लाल कलर है उस भिंडी का। वैसे भिंडी हरी होती है, आप सब लोग जानते हो, लेकिन उसका कलर कौन सा है? लाल है। और उस किस्म का नाम है काशी लालिमा। किस्म का नाम क्या है? काशी लालिमा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काशी लालिमा किसकी किस्म है, तो काशी लालिमा भिंडी की किस्म है। काशी लालिमा कहाँ से निकली है? तो काशी लालिमा निकली है वाराणसी से। वाराणसी से निकली है। और वाराणसी का दूसरा नाम क्या है? काशी भी बोलते हैं, बनारस भी बोलते हैं। तो लाल कलर का मतलब होता है लालिमा, और काशी का मतलब होता है बनारस या BHU, बनारस काशी या वाराणसी। तो काशी लालिमा ध्यान रखना, काशी लालिमा किसकी किस्म है? काशी लालिमा भिंडी की किस्म है। और ये किस्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लगातार 24 साल तक इस किस्म पर रिसर्च किया गया, और किस्म पर रिसर्च करने के बाद में उन्होंने लाल कलर की भिंडी विकसित करने में महारत हासिल कर ली है। तो उन्होंने सफलता हासिल कर ली है। तो ये सवाल आ सकता है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अभी भी एक बार लिख लीजिए। काशी लालिमा किस्म भिंडी की है, काशी लालिमा किस्म भिंडी की है, और सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी से निकली हुई है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी से निकली हुई है। अगर नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है, क्लास खत्म हो उसके बाद में वीडियो सेव हो जाएगी, फिर उसके बाद में आप देख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो और क्लासेस में बता देंगे आपको उसके बारे में। तो तरबूज में बीजहीनता, पार्थेनोजेनेसिस हो गया। अगला सवाल है, शकरकंद में खाद्य भाग होता है। द एडिबल पोर्शन ऑफ स्वीट पोटैटो इज। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यहाँ पर पूछा है एडिबल पोर्शन ऑफ स्वीट पोटैटो इज, या शकरकंद का खाद्य भाग, मॉडिफाइड रूट, लीफ, मॉडिफाइड स्टेम या फ्रूट, या मॉडिफाइड जड़, पत्ती, मॉडिफाइड तना या फल। बताइए जल्दी से, फिर मैं बताऊंगा होता क्या है। इसके बारे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। जिसने जवाब दिया है मॉडिफाइड जड़ जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा स्वीट पोटैटो या शकरकंद होती है वो जड़ होती है, जबकि जो हमारा पोटैटो होता है वो क्या होता है? मॉडिफाइड तना या रूपांतरित तना होता है। तो अब आप देखोगे स्वीट पोटैटो और पोटैटो एक जैसे नाम लग रहे हैं, तो कहोगे यार स्वीट पोटैटो भी मिट्टी के अंदर लगता है और पोटैटो भी मिट्टी के अंदर लगता है, और स्वीट पोटैटो और पोटैटो की संरचना लगभग तो सेम नहीं होती है, पर एक प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। तो हो सकता है कि ये भी जैसे आलू तना है वैसे ये भी तना हो, तो ये तना नहीं है, ये जड़ है। ठीक है, शकरकंद जड़ है। अब दोनों की फैमिली भी अलग अलग है। आलू की तो फैमिली है सोलेनेसी, और जो शकरकंद है उसकी फैमिली क्या है? उसकी फैमिली है कॉन्वोलुलेसी। तो ध्यान रखना, दोनों की फैमिली भी अलग है। कंफ्यूज आपको करेगा वो, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपसे, कंफ्यूज आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना, ठंडे दिमाग से पेपर को सोल्व करना है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के पेपर आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो अपने दोस्तों को भी लाओ यहाँ पर, अपने बारे में मत सोचो, थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। चैनल आपका ही है, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करवाओ यार, इसको सब्सक्राइब करवाओ, इसको शेयर करो, लाइक करवाओ। अगला सवाल है हमारा, देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। विच इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ बनाना एंड मैंगो। क्वेश्चन पूछा है विच इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ बनाना एंड मैंगो। केला तथा आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उपयोग करने वाले रसायन का नाम बताना है आपको, बताइए जल्दी से। K2S2O5, KMNO4, CaC2 या CaO। कोई दिक्कत नहीं, सवाल नहीं आता तो देखो इसका जो जवाब है वो है CaC2। CaC2 को हम जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैल्शियम कार्बाइड के नाम से भी जानते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड होता है, और इससे हम क्या करते हैं? फलों को पकाते हैं, जिसमें से मोस्ट रूप से हम केला और आम को पकाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है मोस्ट हेवीली प्रून्ड फ्रूट इज, या अत्यधिक काट छांट किस फसल में की जाती है। अब देखिए ये सवाल अभी पूछा गया था जेट का, जब मैंने पेपर सॉल्व करवाया था और आप क्लास में थे तो उसमें ये सवाल था, बस उसको थोड़ा सा घुमा के दिया गया था। उसमें ये दिया गया था कि बेर में काट छांट कब करते हैं, और इसमें पूछा गया है कि अत्यधिक काट छांट किस में करते हैं। तो ऑप्शन ए बेर, ऑप्शन बी अमरूद, सी आम और डी लीची। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेर हो जाएगा। बेर में क्या करते हैं? हेवीली प्रूनिंग करते हैं, और प्रूनिंग का समय आपसे पूछ लिया जाए तो अप्रैल मई राइट आंसर होगा। क्या होगा? अप्रैल मई राइट आंसर होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, और बेर से सवाल पूछेगा वो आपसे। अगला सवाल है, इसीलिए मैंने कहा था जेट के पेपर भी ध्यान से देखो, जेट के देखो, ICR के देखो, BHU के देखो, PAT के देखो, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन सिलेक्शन कमेटी है वो उसी प्रकार के सवाल बनाएगी, अच्छे सवाल।
तो उससे क्या होगा कि हालांकि आपको हो सकता है कि वैसे सवाल नहीं आए एग्जाम में, लेकिन आपको बहुत मदद मिलेगी, उससे मिलते जुलते सवाल आएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला सवाल पूछा है, केले में पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं पुष्पक्रम को, तो बताना है आपको क्या होगा, अम्बेल होगा, केटकिन होगा, स्पेडिक्स होगा या रेसिम होगा। अम्बेल, केटकिन, स्पेडिक्स या रेसिम। केले का पुष्पक्रम कौन सा होगा, बताइए जल्दी से, केले का पुष्पक्रम कौन सा होगा? जिसने जवाब दिया है स्पेडिक्स, बिल्कुल सही जवाब है। जो केले का पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है? स्पेडिक्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, स्पेडिक्स। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है विच इज़ ए क्लाइमेट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट। क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल कौन सा है? अब यहाँ पर इसने थोड़ा घुमा लिया। क्लाइमेट्रिक का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। तो मोस्टली जितने भी गुद्दे वाले फल होते हैं, गुद्देदार फल होते हैं, उनको तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है, और जो रसदार फल होते हैं उनको तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। ठीक है, कुछ अपवाद तो मिलते हैं सब जगह। तो क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल बताना है आपको, लीची, पपीता, अंगूर या संतरा। बताइए जल्दी से, लीची, पपीता, अंगूर या संतरा। तो यहाँ पर गुद्देदार सिर्फ एक ही है, पपीता, तो पपीता क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल। अगला सवाल देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केला और आम से सवाल आएगा ही आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बंची टॉप इज़ ए डिजीज़ ऑफ, अब इस बंची टॉप के साथ एक डिजीज़ और जोड़ देता हूँ मैं, उसका नाम है पनामा विल्ट। तो बंची टॉप और पनामा विल्ट डिजीज़ है, ऑप्शन ए। हिंदी में बता देता हूँ, गुच्छा रोग और पनामा विल्ट, पनामा विल्ट को हिंदी में पनामा विल्ट कहते हैं। तो गुच्छा रोग और पनामा विल्ट किस में पाया जाता है? अंगूर में, पत्ता गोभी में, फूल गोभी में या केला में? बताइए जल्दी से, गुच्छा रोग और पनामा विल्ट किस में पाया जाएगा? गुच्छा रोग और पनामा विल्ट। जिसने केला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। केला क्या होता है? केले में बंची टॉप और पनामा विल्ट नाम से दो बीमारियां हैं वो पाई जाती है, और ये इसकी भयंकर बीमारियां होती हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, गुआवा बियर्स फ्रूट्स मोस्टली ऑन, गुआवा बियर्स फ्रूट मोस्टली ऑन। अब यहाँ पर थोड़ा ये बहुत टफ क्वेश्चन है, एक आध टफ क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा आपसे, जो आपके जितने भी स्टूडेंट हैं ना, किसी को नहीं आएगा वो। तो ये बेसिकली ये एमएससी का सवाल है एक। इसमें क्या पूछा है देखो, हिंदी में समझाता हूँ आपको। इसमें पूछा है कि अमरूद के फल अधिकांशतः किस पर लगते हैं, किस समय लगते हैं? दल पर, 1 वर्ष पुरानी अंकुरित शाखा पर, 2 वर्ष पुरानी अंकुरित शाखा पर, या चालू मौसम की वृद्धि पर? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, अगर आता है तो आपको बताइए जल्दी से। इसका जवाब होगा चालू मौसम की वृद्धि पर, चालू मौसम की वृद्धि पर। जिसने ये जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जब मौसम की चालू मौसम होता है, वृद्धि अवस्था में होता है पौधा, उस समय क्या हो जाता है? अमरूद के फल लगने चालू हो जाते हैं। थोड़ा टफ है क्वेश्चन, इसमें समझने वाली चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल आपके नहीं आएंगे। एक आध सवाल ऐसा आएगा जो बहुत ज़्यादा टफ होगा, वो नहीं आए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपको नहीं आ रहा तो सबको ही नहीं आ रहा, सबके लिए ही है। पेपर ईजी है तो सबके लिए है, टफ है तो सबके लिए है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, द रेशियो ऑफ पोलिनाइजर एंड मेन क्रॉप इन एप्पल ऑर्चार्ड शुड बी। जो फलों का बाग होता है उसको ऑर्चार्ड बोलते हैं, और जो वैसा बाग होता है उसको गार्डन बोलते हैं। तो सेब के बाग में मुख्य फसल और परागकारी फसल के मध्य अनुपात होगा 9:1, 1:9, 1:6 या 10:1। पूछा गया है यहाँ पर कि मुख्य फसल भी उगा लें और जो पराग करने वाले पौधे हैं उन पौधों को भी उगाना है, तो दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा? जिसने ऑप्शन तीसरा जवाब दिया है 1:6, बिल्कुल सही जवाब है। जो 1:6 होता है वो हम क्या करते हैं, एप्पल ऑर्चार्ड में या सेब के बाग में 1:6 के पौधे लगाते हैं, जिसमें 6 पौधे अगर हमने सेब के लगाए हैं तो एक पौधा हम किसका लगाएंगे? एक पौधा हम परागकारी फसल का लगाएंगे, जिससे वो उनमें परागण कराएगा, और परागण के बाद हमें फल विकसित होंगे और उत्पादन प्राप्त होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट कम आते हैं जब मेरा पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। स्टूडेंट जब कम आते हैं तो पढ़ाने का मन नहीं करता है, बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। इसलिए स्टूडेंट की संख्या को बढ़ाओ। जैसे ही स्टूडेंट की संख्या बढ़ती है मेरे में पावर आ जाता है और संख्या गिरती है, मैं बिल्कुल लो फील करता हूँ। हाउ मैनी प्लांट ऑफ आम्रपाली मैंगो कैन बी प्लांटेड इन 1 हेक्टर। पूछा गया है कि 1 हेक्टर में आम्रपाली के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। अब इसने आम्रपाली किस्म को क्यों पूछा है? क्योंकि आप जानते हो आम्रपाली आम की सबसे छोटी किस्म है, सबसे कम क्षेत्र में और सबसे कम क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली किस्म है। इसको 2.5 मीटर की दूरी पर भी आसानी से लगाया जा सकता है।
तो 2.5 मीटर की दूरी पर इसको अगर हम लगाएंगे और इसको 1 हेक्टर में लगाएंगे तो हमें 1600 पौधे की आवश्यकता होगी। कितने पौधों की आवश्यकता होगी? 1600 पौधे की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना, 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? 1 हेक्टर में लगाए जा सकते हैं 1600 पौधे। और आम्रपाली की जो ज्यामिति होती है, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी होती है, वो होती है 2.5 मीटर। फल वृक्षों की हमेशा मीटर में होगी और सब्जियों की और सस्य विज्ञान की जो क्रॉप है उसकी हमेशा सेंटीमीटर में होगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अगला सवाल है, एप्पल इज ए टाइप ऑफ फ्रूट। सेब किस प्रकार का फल है? समारा, एकीन, कैरियोप्सिस या झूठा फल, फॉल्स फ्रूट। सेब किस प्रकार का फल है बताना है आपको। सेब किस प्रकार का फल है? जिसने जवाब दिया है झूठा फल या फॉल्स फ्रूट, बिल्कुल सही जवाब है। सेब को हम झूठा फल या फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है इसने, कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू रिक्लेम व्हाट टाइप ऑफ लैंड। कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू रिक्लेम व्हाट टाइप ऑफ लैंड। ऑप्शन है एल्केल, एसिडिक, सेलाइन या लेटराइट सॉइल। कल मैंने एक पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें ये लेटराइट सॉइल आया था कि लेटराइट सॉइल का कलर कैसा होता है। तो लेटराइट सॉइल का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। ये बीएचयू का जो पुराना पेपर था, जो कल पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें आया था ये सवाल। तो जब मैं कहता हूँ कि पेपर को कोरिलेट करके पढ़ो, पेपर पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसका जवाब क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किस प्रकार की मिट्टी में करते हैं? क्षारीय में, अम्लीय में, लवणीय में या मखराल में? ए, बी, सी या डी। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है वो अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। तो अम्लीय मृदाओं के सुधारने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चूने का, चूना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट चूना ही होता है। और क्षारीय मृदाओं को अगर आपको सुधारने के लिए किया बोला जाए तो क्षारीय मृदाओं को आप सुधारोगे जिप्सम के द्वारा। ध्यान रखना, जिप्सम के द्वारा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा है आपसे, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन प्रतिस्थापन में किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है? क्वेश्चन क्या पूछा है? दलहनी फसलों में नाइट्रोजन प्रतिस्थापन में किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है? विच न्यूट्रिएंट इज इम्पोर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम। अब सवाल पूछा है कि दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं उनके लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होगी? क्लोरीन, फास्फोरिक अम्ल, पोटेशियम ऑक्साइड या मोलिब्डेनम। बताइए जल्दी से। क्लोरीन, फास्फोरिक एसिड, पोटेशियम ऑक्साइड या मोलिब्डेनम। हाँ, मुझे पता है साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमारा जो क्लासरूम है वो मेन रोड पे है, क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। हालांकि इतनी नहीं आ रही है, हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सील करने की कोशिश की है। हमारा जो क्लासरूम है, साउंड प्रूफ क्लासरूम है, वो जल्द ही बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन प्रतिस्थापन में किस पोषक तत्व की का महत्वपूर्ण स्थान है? मोलिब्डेनम। जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो मोलिब्डेनम होता है वो क्या होता है? वो नाइट्रोजन प्रतिस्थापन करने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल पूछा गया है, सोइल्स विच हाई पीएच आर जनरली डिफाइंड एज। उच्च पीएच वाली मृदाओं में अधिकांशतः किसकी कमी पाई जाएगी? बताना है आपको। उच्च पीएच मान वाली मृदाओं में किसकी कमी होती है? ऑप्शन जिंक, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरोन या लौह तत्व, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बताइए जल्दी से किसकी कमी होगी? उच्च पीएच मान का मतलब होता है ऐसी मृदाएं जो क्षारीय मिट्टी की हैं, या जो क्षारीय मृदाएं हैं उनमें किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी होगी। क्योंकि उच्च पीएच तो क्षारीय होगा और जो बीच का होगा वो उदासीन होगा और जो लो का होगा वो क्या होगा? वो होगा अम्लीय। अब बताइए जल्दी से, उच्च पीएच मान वाली मृदाओं में अधिकांशतः किसकी कमी होगी? जिसने जवाब दिया है बोरोन और लौह तत्व, बिल्कुल सही जवाब है। बोरोन और लौह तत्व क्या होते हैं? जिसमें पीएच ज़्यादा होता है उसमें बोरोन और लौह तत्व नहीं पाए जाते हैं या इनकी कमी होती है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायो फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए यूरिया, यूरिया तो कार्बनिक उर्वरक है। एमाइड उर्वरक है, ये नहीं है। ऑप्शन बी गोबर की खाद, गोबर की खाद तो खाद है, मेन्योर है, ये उर्वरक नहीं है। कंपोस्ट, कंपोस्ट भी एक प्रकार की खाद है। और लास्ट है हरी शैवाल, जिसको बोलते हैं ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी क्या है? ग्रीन एल्गी एक बायो फर्टिलाइजर है, ये एक प्रकार का जीवित जीव होता है। और ये इससे रिलेटेड सवाल देखो कल पूछा गया था। कल जो पेपर आया था बीएचयू का सॉल्व करवाया था, उसमें पूछा गया था जड़ और धड़ रहित हरे शैवाल या हरे जीव क्या कहलाते हैं। जड़ और धड़ रहित हरे जीव, पानी में पाए जाने वाले हरे जीव क्या कहलाते हैं? तो हरी शैवाल कहलाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको।
प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और पुराने पेपर भी सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीका डिजीज इज एनिमल इन कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। क्या है क्वेश्चन, पशुओं में पीका बीमारी किस तत्व की कमी से होती है। पीका बीमारी पूछा है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज या फास्फोरस। बताइए जल्दी से, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज या फास्फोरस, पीका बीमारी किससे होगी। जिसने जवाब दिया है फास्फोरस, बिल्कुल सही जवाब है। पशुओं में जो बीमारी होती है, पीका बीमारी होती है, वो किसके द्वारा होती है। पीका बीमारी फास्फोरस की कमी के कारण होती है। जैसे ही फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है, पीका बीमारी से ग्रसित हो जाता है पशु। अगला सवाल देखो क्या है, अभी सुबह की क्लास में मैंने बताया था, सुबह जो जेट का पेपर सोल्व करवाया था अभी 1-1.5 घंटे पहले, उसमें मैंने बताया था, सॉरी सुबह की नहीं, जो शाम को अभी पेपर सोल्व करवाया था 1-1.5 घंटे पहले, उसमें मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि मिल्क शुगर इज कॉल्ड, यानी दूध की शर्करा क्या होती है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज। हिंदी में देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा है कि दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है। दूध के अंदर शर्करा क्या है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है या ग्लूकोज है। बताइए जल्दी से, दूध हल्का मीठा किसके कारण लगता है, दूध का कार्बोहाइड्रेट क्या है। हर प्रकार से आपको मैंने को रिलेट करके बताया था उस चीज़ को, उस आंसर को। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, दूध शर्करा को कहते हैं। जिसने जवाब दिया है दुग्ध शर्करा, लैक्टोज, बिल्कुल सही जवाब है। जो दूध की शर्करा होती है वो लैक्टोज के नाम से जानी जाती है। इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो दूध हल्का मीठा किसके कारण लगेगा, लैक्टोज के कारण लगेगा। और लैक्टोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो इसीलिए कहता हूँ कि पेपर सारे पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा, मेरा यकीन मानिए आपको फ़ायदा होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द प्रोटीन इज फाउंड ओनली इन मिल्क। कौन सी प्रोटीन केवल दूध में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी प्रोटीन केवल दूध में पाई जाती है, बताना है आपको। केसीन, ग्लूटीन, राइसिन या ग्लोबुलिन। बताइए जल्दी से, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है केसीन, बिल्कुल सही जवाब है। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसीन प्रोटीन के कारण होता है। और जो केसीन प्रोटीन होती है वो दूध में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अंडे की प्रोटीन होती है वो कौन सी होगी, तो अंडे की प्रोटीन होगी ग्लोबुलिन। अगर आपसे पूछ ले गेहूँ की प्लास्टिक प्रोटीन का नाम लिखिए, तो गेहूँ की प्लास्टिक प्रोटीन कौन सी हो जाएगी, ग्लूटीन हो जाएगी। तो एक सवाल से रिलेटेड 4-5 सवाल बताए जाते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज में। जो कंटिन्यू स्टूडेंट आते हैं उन सबको पता है। अगला सवाल है, द बेस्ट ब्रीड ऑफ फाउल फॉर एग प्रोडक्शन इज। द बेस्ट ब्रीड ऑफ फाउल फॉर एग प्रोडक्शन इज, यानी कि अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे उपयुक्त किस्म बतानी है आपको। कौन सी होगी, सबसे उपयुक्त किस्म बतानी है आपको, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है व्हाइट लैंगहॉर्न, बिल्कुल सही जवाब है। जो व्हाइट लैंगहॉर्न नस्ल की मुर्गी होती है वो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है। क्यों पाली जाती है, क्योंकि उसका जो अंडा उत्पादन होता है वो सबसे अधिक होता है। लगभग वो हर 30 घंटे के अंतर 1 अंडा दे देती है और 1 साल में लगभग 260 अंडे देती है वो। अगला सवाल आप पढ़िए, तब तक मैं वाटर पी लेता हूँ। सवाल है, द एनडीआरआई इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इज्जतनगर, ऑप्शन सी हिसार और ऑप्शन डी करनाल। एनडीआरआई बताना है आपको कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, इज्जतनगर में है, हिसार में है या करनाल में है। बताइए जल्दी से, एनडीआरआई कहाँ पर है। एनडीआरआई करनाल हरियाणा में। कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है। सुबह एक सवाल आया था कि गो जाति प्रजनन केंद्र कहाँ है। मैं बार बार सुबह का नाम आता है मेरे को, सॉरी। इससे पहले जो क्लास थी जेट का पेपर सॉल्व करवाया था उसमें सवाल आया था कि गो जाति या गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, करनाल में है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला सवाल देखिए क्या है, करण स्विस ब्रीड ऑफ काउ आर डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन। यहाँ पर पूछा है कि करण स्विस ब्रीड ऑफ काउ, गाय की करण स्विस जो ब्रीड है वो किससे विकसित की गई है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल। लेकिन ब्राउन स्विस यहाँ पर यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सीधा ही हमें यहाँ पर दिया गया है होल्स्टीन, तो होल्स्टीन नहीं होगा। ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल के संकरण से किसको विकसित किया गया है, करण स्विस को विकसित किया गया है। किसको विकसित किया गया है, करण स्विस को विकसित किया गया है। ध्यान रखना इस चीज़ को।
तो ये क्रॉस से रिलेटेड एक अलग से क्लास लगानी पड़ेगी, उसमें देखते हैं क्या होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट। अब ये सवाल देखो जेट में आया था, मैंने कहा था आपको कि आएंगे सवाल जेट में। इससे पहले जो क्लास थी उसमें पूछा गया था कि भैंस की कौन सी किस्म होती है या नस्ल है उसमें दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, ये का ये सवाल था। आप क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, उस क्लास में मैंने सोल्व करवाया है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी मेहसाना, ऑप्शन सी सूरती और ऑप्शन डी भदावरी। अभी 1 घंटे पहले क्लास हुई है, उसमें बताया था मैंने। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, क्या दे पाएंगे आप? बताइए बताइए जल्दी से। जिसने भदावरी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसकी जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है 13%। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 13% पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, इसीलिए कहता हूँ सारे पेपर सॉल्व करिए। नेटिव प्लेस ऑफ लीची इज, नेटिव प्लेस ऑफ लीची इज क्या है? लीची का उत्पत्ति स्थान क्या होगा बताइए जल्दी से। उत्तरी अमेरिका, वेस्ट इंडीज, भारत या चीन? बताइए जल्दी से। लीची। फिर एक सवाल और बताऊंगा आपको, देखो जो लीची का उत्पत्ति स्थान है, लीची का उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन माना जाता है। क्या माना जाता है? लीची का उत्पत्ति स्थान चीन माना जाता है। हाँ, वो ही वाला चीन जहाँ से कोरोना वायरस आया है। कोरोना वायरस उन्होंने असली भेज दिया था और बाकी तो सब वो नकली ही भेजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लीची का उत्पत्ति स्थान है वो है चीन। अब कल जो मैंने पेपर सोल्व करवाया था उस पेपर में क्वेश्चन क्या था कि लीची का खाने वाला भाग कौन सा है? तो लीची का खाने वाला भाग कौन सा होता है? एरिल। क्या होता है? एरिल होता है। ध्यान रखना, लीची का खाने वाला भाग एरिल होता है। और ये इस प्रकार के सवाल आपसे वो बार बार पूछेगा। अगला सवाल है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इज, भैंस का गर्भकाल होता है। अब देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, सवाल ऐसे ही आते हैं। ये का ये सवाल जेट में पूछा गया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए उस पेपर में। सवाल बार बार रिपीट इसी प्रकार से होते हैं, कुछ गोल्डन क्वेश्चन हैं वही बार बार आएंगे, बाकी कुछ सवाल ही बदलते हैं, इसीलिए इसको अटेंड करिए। भैंस का गर्भकाल पूछा है, गेस्टेशन पीरियड पूछा है, तो भैंस का कितना होगा बताइए जल्दी से। 180, 282, 307 दिन या 350 दिन। और ये सवाल मैं टेस्ट सीरीज में 10 बार पूछ चुका हूँ आपसे, और जब तक याद नहीं होगा तब तक आपसे पूछता रहूँगा मैं, क्योंकि मैं अपने कमज़ोर स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता। जिसने जवाब दिया है 307 दिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो भैंस का औसत गर्भकाल होता है वो कितने काल का होता है? वो होता है 307 दिन का। अगर 307 की जगह 310 ऑप्शन में हो तो 310 बिल्कुल राइट आंसर है। 100 बिल्कुल एकदम फिट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 310 दिन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पूछा है, एंड्रोडायोसियस फॉर्म ऑफ सेक्स इज फाउंड इन, या उभयक लिंगाश्रयी प्रकार का लिंग किसमें पाया जाता है? सवाल थोड़ा क्रिटिकल है। मैं आपको बता देता हूं कि आप ये जानते हो कि लिंग की जो फॉर्म होती है वो 2 होती है। दो जानते हो, या तो मेल या फीमेल। लेकिन एक्चुअल में जो प्लांट होते हैं उनमें जो सेक्स फॉर्म पाई जाती है वो 7 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 7 प्रकार की पाई जाती है अकॉर्डिंग टू दीज फ्लावर। उनके फूल के संरचना आकार के आधार पर 7 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, ये भी आपका टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि ये बड़े हाई लेवल की चीज़ है। जब आप हॉर्टिकल्चर से एमएससी करोगे, जरूर करोगे, आप सभी करोगे, तो उस समय आपको पढ़ने में मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। इस आंसर इसका जवाब दे देता हूँ मैं। उभयक लिंगाश्रयी या एंड्रोडायोसिस जो होता है वो होता है हमारा अंजीर। अंजीर को क्या बोलते हैं? फिग बोलते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड्रोडायोसिस लिंगाश्रयी कौन सा होगा? फिग। अगला सवाल है, देखो नींबू वर्गीय फलों में कैंकर किसके कारण होता है? या सिस्टस कैंकर इज कॉज्ड बाय। नींबू वर्गीय फलों में कैंकर किसके कारण होता है? एमेलोज के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण या सूत्रकृमि के कारण? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। एमेलोज, जीवाणु, कवक या सूत्रकृमि? जिसने जवाब दिया है नींबू वर्गीय का, जिसने जवाब दिया है जीवाणु, बिल्कुल सही जवाब है। जो नींबू वर्गीय होता है वो किससे होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और जीवाणु क्या होता है? कौन सा जीवाणु होता है? जेंथोमोनास जीवाणु के द्वारा इसमें डिजीज होती है। जेंथोमोनास जीवाणु के द्वारा इसमें डिजीज लगती है। अगला सवाल है 199, भारत का राष्ट्रीय फल बताना है। सब लोग जानते हो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है।
भारत का राष्ट्रीय फल आम है। मैंगो, मैंगो के फल का प्रकार पूछ लिया आपसे तो फल का प्रकार ड्रुप होता है। और एनाकार्डियेसी कुल का ये पादप होता है। किसका पादप होता है? एनाकार्डियेसी कुल का पादप होता है। इसका खाने वाला भाग कौन सा होता है? इसका खाने वाला भाग होता है मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति। अगला सवाल है, इससे पहले देखो मैं बता देता हूँ आपको, सवाल को बाद में देखेंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि ये क्लास कैसी लगी आपको, ये भी बतानी है आपको क्लास कैसी लगी। आप बिना कमेंट किए मत जाना, प्लीज़ बता के जाना कि क्लास कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी, आपको समझ में आया या नहीं आया। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। साथ ही इसको शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके, ठीक है। इतना ही। अब 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास होगी हमारी, जो रोज़ शाम को चलती है टेस्ट सीरीज, उसमें आपको आना है। न्यू स्टूडेंट है तो जरूर पधारना। लास्ट सवाल है हमारा, देखो क्वेश्चन क्या है, बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है या पॉली एम्ब्रियॉन्स किसमें पाई जाती है। बायोलॉजी का जो टेस्ट सीरीज चलती है उसमें मैंने कल ही ये सवाल सोल्व करवाया है, कल ही करवाया है ये सवाल सोल्व मैंने। क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, अमरूद, पपीता, नींबू वर्गीय फल या अनार। बताइए जल्दी से, पॉली एम्ब्रियॉन्स किसमें पाई जाती हैं, अमरूद, पपीता, नींबू वर्गीय या अनार। जिसने जवाब दिया है नींबू वर्गीय, बिल्कुल सही जवाब है नींबू वर्गीय। इसके अंदर संतरा, माल्टा, चकोतरा, किन्नू सब आ गए। और इसके अलावा आम के अंदर भी पाई जाती है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब ये होता है कि एक बीज आपने बोया और उसमें से 4 से 5 पौधे निकल गए, तो वो क्या कहलाएगा? बहुभ्रूणता कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बीज का जो कवर है, उस कवर के अंदर जो भ्रूण है उसके अंदर 3 से 4 भ्रूण हैं और सभी भ्रूण अनुकूल वातावरण उनको मिला और मिलने पर वो क्या हो गए? अंकुरित हो गए और पौधे का रूप उन्होंने ले लिया। तो ये बीएचयू का पेपर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूर से इसको एक बार से वापस देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा, हेल्प करेगा। और इसमें मैंने आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन सोल्व नहीं कराए, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3-3, 4-4 सोल्व करवाए। तो इसमें 50 नहीं, इसमें पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस हैं। तो आराम से इसको देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और शाम को क्लास में मिलते हैं 8:30 बजे। तब तक रेस्ट कर लीजिए, जो भी काम है वो कर लीजिए। शाम वाली क्लास आज बहुत ही धमाकेदार होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो बेटा कोरोना है।